Good morning, students. Welcome to all of you in class 10th, New Rajasthan Public School. I am your SST teacher, and today we are starting your syllabus study. देखिए, हम सबसे पहले आपको ये बता रहे हैं कि इस बार SST में आपके सिलेबस में क्या-क्या चीजें आने वाली है और उसमें किसका कितना वेटेज है। देखिए, जब हम SST की बात करते हैं तो SST में आपके बेसिकली 3-4 सेक्शन होते हैं। सबसे पहले आप हिस्ट्री, दूसरे नंबर पे सिविक्स, थर्ड ज्योग्राफी एंड फोर्थ इकोनॉमिक्स। तो इन 4 सेक्टर्स के अंदर आपका पूरा सिलेबस डिवाइडेड है। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आपके इनमें शामिल हैं, देखिए हिस्ट्री में कौन सा है, सिविक्स में कौन सा है, ये हम आपको बताएंगे और उसका वेटेज कितना है। तो सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री का वेटेज बताऊं तो 20 मार्क्स की आपकी हिस्ट्री है। नेक्स्ट सिविक्स, सिविक्स भी आपकी 20 मार्क्स की है। ज्योग्राफी के वेटेज की बात करें तो ज्योग्राफी 18 मार्क्स की है और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स भी आपकी 18 मार्क्स की है। इसके अलावा आपके 2 चैप्टर और आते हैं। बेसिकली एक चैप्टर रोड सेफ्टी से रिलेटेड आता है और आजकल स्वच्छता की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, सैनिटेशन की तरफ, तो सैनिटेशन का भी आपका 2 नंबर का चैप्टर है। तो ऐसे 4 नंबर के वो चैप्टर जो बहुत इजी होते हैं उनका आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री, और हिस्ट्री के अंदर आपका पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम ग्लोरियस इंडिया बिगिनिंग टू 1206 एडी, यानी शुरुआत से लेके 1206 एडी तक की क्या क्या गतिविधियां एक्टिविटीज रही है वो सारी चीजें अपन इसमें देखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका पहला चैप्टर। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको बताते जाएंगे कि भाई ये वाले सब्जेक्ट सिविक्स के हैं, ये इकोनॉमिक्स के हैं, ये हिस्ट्री के हैं। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके ये चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा मैं ब्रीफली आपको सबसे पहले बता दूं। सबसे पहले आप इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बताएंगे आपको ग्लोरियस इंडिया का, कि ग्लोरियस इंडिया का मीन क्या है, मतलब क्या है, और फिर इसमें कौन कौन सी चीजें आपको देखने को मिलेगी। दूसरे नंबर पे यहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा महाजनपद काल। महाजनपद पीरियड, 16 महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद के बारे में आपको इधर नॉलेज मिलेगी। थर्ड नंबर पे आपको हम पढ़ाएंगे यहां पर मौर्य डायनेस्टी। मौर्य, जिसे आपने नाम भी सुना होगा, स्टोरीज जो दिखाई जाती है टीवी सीरियल्स वगैरह में, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, तो वो पूरी डायनेस्टी आप पढ़ेंगे। मौर्य डायनेस्टी के बाद में आपको बीच में कुछ एक्स्ट्रा जो किंग्स हैं जैसे कि सातवाहन, शुंग, ये सारे राजाओं के बारे में भी आपको इधर स्टडी करने को मिलेगा। फिर आपको पढ़ने को मिलेगी इधर गुप्ता डायनेस्टी, जिसके अंदर एक पॉपुलर किंग हुए समुद्रगुप्त, तो उसके बारे में आपको स्टडी करने को मिलेगी। नेक्स्ट लास्ट में कुछ साउथ के किंग्स जैसे चेल, चोल, पांड्या, पल्लव किंग्स, वर्धन किंग्स, ये सारे राजाओं के बारे में आपको जानने को मिलेगा, साउदर्न किंग्स। और इस तरीके से ये आपका चैप्टर फिनिश होगा। तो ये 5 आपको टॉपिक्स इसके अंदर मेनली हम पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम आपको इस चैप्टर में बता रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन, कि ग्लोरियस इंडिया का मीन क्या है। देखिए इंडिया को ग्लोरियस क्यों कहा गया, सबसे पहले अपन ग्लोरियस का मीनिंग समझते हैं। ग्लोरियस का मतलब गोल्डन इंडिया। अब इंडिया गोल्डन कैसे, आखिर इंडिया को हमने गोल्डन क्यों बोला। गोल्ड, आपको पता है गोल्ड की प्राइस कितनी होती है, मतलब कोई चीज बहुत ही अगर अच्छी हो जाए तो फिर आप उसको बोल सकते हो कि ये गोल्डन
अपॉर्चुनिटी मिली है या फिर गोल्डन तरीके से काम हुआ है, बहुत अच्छा कार्य हुआ। तो इंडिया गोल्डन इसलिए हुआ क्योंकि उस वक्त आपने ये सुना होगा कि इंडिया को क्या कहा जाता था, गोल्डन स्पैरो। गोल्डन स्पैरो का मतलब सोने की चिड़िया। यानी आज हमारा इंडिया जो कि पुअर, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ऐसी कई सारी समस्याओं से, कई सारी प्रॉब्लम से जो घिरा हुआ है, ये इंडिया किसी टाइम पे गोल्डन स्पैरो हुआ करता था, सोने की चिड़िया हुआ करता था। यानी कि लगभग हर एक मॉन्यूमेंट, इमारत, बिल्डिंग लगभग सोने से बनी हुई थी। और इंडिया में इतना सोना, बाहर से जो इन्वेडर्स आए, आक्रमणकारी आए, उन्होंने जाने कितनी बार हमारे सोमनाथ टेम्पल को लूटा, 17 बार आक्रमण, अटैक किया महमूद गजनवी ने। लेकिन उसके बाद भी इतना हमारे पास गोल्ड था कि अंग्रेज भी उसमें से जाने कितना लूट के ले गए। और आज भी उस टेम्पल के अंदर आपको गोल्ड देखने को मिलता है, काफी क्वांटिटी के अंदर। अब आप इधर अज्यूम कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज्यादा गोल्ड रहा होगा इंडिया के पास में। और कोई कंट्री गोल्ड परचेज करने के लायक या फिर गोल्ड रखने के लायक कब होता है, जब उसकी क्या स्ट्रांग होती है, इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब मनी सिस्टम, पैसे वाला सिस्टम अगर आपका स्ट्रांग है तो फिर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो फिर अपने आप एक कंट्री गोल्डन कंट्री कहलाएगा। और इसीलिए आप इसको ग्लोरियस इंडिया बोल सकते हो। अब ये समझने वाली बात यह है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें उस समय हुई, उस टाइम पे हुई, जो कि आज नहीं हो रही है, जिसकी वजह से इंडिया उस समय ग्लोरियस बना, गोल्डन बना। तो इसके अंदर सबसे मेन जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो रहता है पॉलिटिक्स का और गवर्नमेंट सिस्टम का, कि गवर्नमेंट किस तरीके से फंक्शनिंग कर रही है, वर्क कर रही है। तो आपको पता है पुराने टाइम पे जो वर्किंग प्रोसेस था, जो फंक्शनिंग थी, वो राजाओं, किंग्स के हाथों में थी। और किंग्स अपने कंट्री को किस तरीके से चला रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि इकोनॉमी कितनी सॉलिड रहेगी। तो उस वक्त के अगर हम किंग्स की बात करें तो जिन राजाओं के नाम, जिन किंग्स के नाम मैंने अभी आपको इनिशियली शुरू शुरू में बताए, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्षवर्धन, ये ऐसे किंग्स थे। ये ना सिर्फ अपनी कंट्री को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाते, बल्कि बाहरी क्षेत्रों पर आक्रमण करके, अटैक करके बाहरी एरियाज पर उनको भी इंडिया के अंदर मिला के इन्होंने एक भारतवर्ष का निर्माण किया। भारतवर्ष कहते हैं एक ग्रेटर इंडिया को, जो एक बड़ा भारत था, जिसके अंदर एक समय पर जो आज का पाकिस्तान है वो भी शामिल था, जो अफगानिस्तान है वो भी शामिल था, श्रीलंका भी था, म्यांमार भी था, नेपाल भी था, भूटान भी था। यानी ये सारी चीजों को मिलाकर एक ग्रेटर इंडिया बनता था और इसको आप बोल सकते हैं भारतवर्ष। अब हम आपको बताते हैं कि इंडिया की हिस्ट्री शुरू कहां से होती है। इधर मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर करके चलूं कि हिस्ट्री के टाइप क्या क्या होते हैं। हिस्ट्री के टाइप्स की बात करें तो हिस्ट्री 3 टाइप की होती है बेसिकली। एक कंट्री की जब हिस्ट्री स्टडी करते हैं तो बेसिकली 3 टाइप की होती है, एंशिएंट, मिडेवल एंड मॉडर्न। इसके अलावा जो आप और हिस्ट्री पढ़ते हैं, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री की स्टडी करते हैं लोकल लेवल पे, जैसे राजस्थान की हिस्ट्री, यूपी की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, तो वो सब रीजनल हिस्ट्रीज होती है। लेकिन बेसिकली कंट्री की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसको 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। एंशिएंट यानी जो सबसे पुराना टाइम है, ओल्डेस्ट टाइम है, उसकी स्टडी हम करते हैं, उसको एंशिएंट बोलते हैं। उसके बाद में जो दौर आता है, जो टाइम आता है, उसको हम बोलते हैं मिडेवल। और जो भी लेटेस्ट 100-200 सालों पहले की बात है उसको अपन इंक्लूड करते हैं मॉडर्न में। तो इंडिया का भी इधर फिक्स है कि शुरुआत में, अब हमारी हिस्ट्री का प्रारंभ, हमारी हिस्ट्री का इनिशियलाइजेशन कहां से होता है, हमारी हिस्ट्री शुरू होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपने इसका नाम सुना होगा हिंदी के अंदर, सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसके बारे में मैं आपको पूरा डिफाइन करूंगा ढंग से कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका नाम क्यों पड़ा और यहां से हमारी हिस्ट्री शुरू होती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब डिक्लाइन हो जाता है, जब खत्म हो जाती है, तो इसके बाद में फिर आता है आपका वैदिक पीरियड। और वैदिक पीरियड के अंदर भी 2 टाइम होते हैं, प्री वैदिक पीरियड और पोस्ट वैदिक पीरियड।
देन फिर आते हैं आपके मौर्यास। तो अपन एक एक करके क्लियर करते हैं कि हिस्ट्री शुरू कहां से हुई और उसमें क्या क्या आपके स्टेप्स आते हैं एक एक करके। देखिए, हमारा सबसे पहले आप जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट चैप्टर है एंशिएंट इंडिया का। इसमें आपको हम क्या क्या चीजें पढ़ाएंगे वो इधर क्लियर कर देते हैं। उसके बाद में फिर दूसरा जो चैप्टर होगा वो आपका होगा मिडाइवल इंडिया से रिलेटेड, और थर्ड चैप्टर जो है वो मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड होके फोर्थ चैप्टर आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का होगा। इस तरीके से आपके 4 चैप्टर से 20 मार्क्स के। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर एंशिएंट इंडिया का है, और एंशिएंट इंडिया में आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों पड़ा? एक्चुअली जैसे आपके गंगा रिवर है, तो गंगा रिवर के आसपास जो एरिया डेवलप होते हैं, तो उधर जो सिविलाइजेशन खड़ी होगी उसको आप बोल दोगे गैंगेटिक रिवर सिविलाइजेशन। ऐसे ही एंशियंट टाइम पे एक रिवर है जो कि आज भी फ्लो करती है, वो आपके कैलाश मानसरोवर जो कि चाइना के अंदर पड़ता है, वहां से ओरिजिनेट होके जम्मू कश्मीर से बहते हुए, पाकिस्तान से बहते हुए वो अरेबियन सी के अंदर गिरती है, और उस रिवर का नाम है आपका इंडस रिवर। और उस इंडस रिवर के आसपास आपको पता है कि एक नदी जो होती है उसके आसपास डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट होता है तो फिर वहां पर एक सभ्यता, एक संस्कृति, एक कल्चर वहां पर स्टैब्लिश होता है। देखिए, तो इस तरीके से मैं आपको शॉर्टली मैप में बताऊं, अपन इंडिया का मैप बनाते हैं तो ये हमारा कश्मीर वाला रीजन है, इधर की तरफ चाइना आ जाता है, तो यहां से इंडस रिवर फ्लो होती हुई आपके पाकिस्तान से बहती हुई नीचे अरेबियन सी के अंदर जाएगी, और इसके आसपास जो एरिया डेवलप होगा आपका, उधर आप बोल सकते हो कि ये कौन सा एरिया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो इनिशियली जो हम आपको कई जगह के नाम बताएंगे इंडिया में, वो इस एरिया से रिलेटेड बताएंगे। उसके बाद में फिर हम अगले टॉपिक्स की तरफ आएंगे। इसका दूसरा आपको हम टॉपिक पढ़ाएंगे वैदिक पीरियड। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में वैदिक पीरियड में हमको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। वैदिक के अंदर भी दो चीज, प्री वैदिक एरा और पोस्ट वैदिक एरा, यानी वैदिक पीरियड का शुरुआती टाइम और वैदिक पीरियड का लास्ट वाला टाइम। उसके बाद में फिर आप आएंगे महाजनपद पीरियड। महाजनपद पीरियड जिसके अंदर महाजनपद पीरियड है आपके बुद्धा पीरियड भी बोल सकते हो आप इसको। बुद्ध जब थे तो उस समय का जो हिस्ट्री है उसको आप क्या बोलोगे, महाजनपद पीरियड। महाजनपद पीरियड के दौरान आपके 16 महाजनपद थे, उनके नाम हम अब आपको आगे बताएंगे स्टेप टू स्टेप। महाजनपद के बाद में फिर मौर्य पीरियड आ जाएगा आपके 4th नंबर पे। मौर्य पीरियड, उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे आपके सबसे पहले किंग से, फिर चंद्रगुप्त मौर्य जिसको कि चाणक्य ने आगे बढ़ाने का काम किया, उसके बाद में बिंदुसार, अशोक, इस तरीके से पूरी डायनेस्टी पढ़ाएंगे। फिर आपके नेक्स्ट शुंग डायनेस्टी और ये सारी चीजें आएंगी, गुप्ता डायनेस्टी। तो ऐसे एक एक करके ये सारी चीजें हम आपको बताते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो ये मैंने आपको अभी क्लियर किया है इंट्रोडक्शन, ये चैप्टर के बारे में मैंने आपको बेसिक इधर जानकारी दी है। नेक्स्ट देखिए, महाजनपद पीरियड आपको हम बताते हैं सबसे पहले। महाजनपद पीरियड की बात करें तो ये कब से कब तक चला, 600 से लेके
ये आपके चला है 600 से 325 बीसी तक। अब आप मन में सोच रहे होंगे कि ईयर्स तो जब आगे जाते हैं तो ईयर्स तो इंक्रीज होते हैं, तो 600 से आगे बढ़ते हुए ऑर्डर के अंदर जाना चाहिए था, लेकिन ये तो ईयर्स कम हो रहे हैं। तो इधर मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हिस्ट्री का जो शुरुआती पीरियड है उसको हम काउंट करते हैं बीसी में, और हिस्ट्री का जो बीसी के बाद वाला पीरियड है उसको हम काउंट करते हैं एडी में। अब देखिए ये ऐसे काउंट मतलब क्यों करते हैं, इसका क्या रीजन है, मैं आपको अच्छे से ये समझा देता हूं। देखिए किसी भी चीज को कैलकुलेट करने के लिए एक मेजरमेंट हमको फिक्स करना होता है। जैसे आपको मैथमेटिक्स में नंबर्स की स्टडी करनी है, तो आपने नंबर लाइन फिक्स की ना, और नंबर लाइन पे बीच में माना कि ये 0 है, और 0 एक आपने फिक्स पॉइंट मान के कहा कि इसके इधर वाले पॉजिटिव और इसके इधर वाले नेगेटिव होंगे। सेम टू सेम जब हिस्ट्री के स्कॉलर्स ने ये सोचा कि हिस्ट्री की स्टडी के लिए टाइम पीरियड कैसे फिक्स करें, तो उन्होंने ये सोचा कि एक टाइम पीरियड हम फिक्स कर लेते हैं और उससे पहले का पीरियड और उसके बाद का पीरियड इस तरीके से हम स्टडी करेंगे। तो उन्होंने जैसे मैथमेटिक्स में आपने 0 फिक्स कर रखा है, ऐसे उन्होंने बीच का जो ये पॉइंट है ये फिक्स किया बीसी, और इसका मतलब है बिफोर क्रिस। क्रिस कौन? ईसा मसीह, जिनको की सूली पे लटकाया गया, उनके मरने की जो डेट है उसको बेसिक पॉइंट मान लिया, और उससे पहले के टाइम को क्या माना गया? बिफोर क्रिस, और उसके बाद वाले टाइम को माना गया एना डोमिना, एडी, जिसको कि हिंदी में बोला जाता है ईसवी पूर्व और ईसवी। तो इस तरीके से जो बीसी का टाइम है, जैसे नेगेटिव में उल्टे नंबर चलते हैं, जब आप इधर नेगेटिव में नंबर लेते हैं तो फिर ऐसे ही चलता है -1 -2, ऐसे ही इधर जब आप 600 से आएंगे तो ईयर्स आपको घटते हुए मालूम होंगे, यहां से जब आप आएंगे तो घटते हुए आपको मालूम होंगे, और फिर आपको इधर बढ़ते हुए मालूम होंगे। तो ये इसका रीजन है जो हमने आपको क्लियर किया। अब देखिए नेक्स्ट, महाजनपद पीरियड की बात करें तो महाजनपद पीरियड के अंदर ऐसा क्या देखने को मिला? देखिए गवर्नमेंट चलाने के कई सिस्टम्स हो सकते हैं, मैंने मेरी डेमो क्लास के अंदर भी बताया था कि गवर्नमेंट चलाने के 3 तरीके होते हैं आपके, मोनार्की, डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी पे बेस्ड गवर्नमेंट जब चलती है तो फिर उधर स्टेट क्या कहलाते हैं आपके? रिपब्लिक्स। रिपब्लिक्स का मतलब जहां गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग पब्लिक को रिप्रेजेंट करे हाउस में जाके, तो वो रिपब्लिक सिस्टम आपका कहलाएगा। तो महाजनपद पीरियड के दौरान क्या हुआ, पहले तो किंग्स का सिस्टम चल रहा था, यानी कि एक ही फैमिली से निकले और फिर किंग बन गए। लेकिन रिपब्लिक सिस्टम के अंदर एक रिपब्लिक सिस्टम के अंदर एक गवर्नमेंट बनती है पब्लिक से, और फिर वो उधर वहां पर आपका रूल करने का काम करती है। देखिए तो ये रिपब्लिक सिस्टम आपको बता रहे हैं हम। अब इसके अंदर ऐसे 16 स्टेटों का इधर कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, ये इनका निर्माण होगा। तो मैं एक एक करके आपको, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ये 16 महाजनपद बताने जा रहा हूं। एग्जाम में आपको इनके नेम्स, इनकी कैपिटल्स और इनकी मैपिंग तीनों चीज क्लियर होनी चाहिए कि आज के टाइम पे जो जगह है उसको महाजनपद पीरियड में क्या बोलते थे, और वो कहां पर पड़ता था, और उसकी क्या कैपिटल थी, ये आपको पता होना चाहिए इसमें। देखिए 16 ये हैं, मैं इनकी टेबल बनवा रहा हूं आपको, आप इनको नोट डाउन कर लें विद द कैपिटल, और इनकी लोकेशन भी आगे हम आपको मैपिंग में बताएंगे। सबसे पहले काशी, इसकी कैपिटल है वाराणसी।
दूसरे नंबर पे कुरु, कुरु की कैपिटल है इंद्रप्रस्थ। थर्ड काशी, काशी के बाद में कुरु, कुरु के बाद में अंग, अंग की कैपिटल थी चंपा। इधर देखिए मैं लिख रहा हूं इधर महाजनपद और इधर इनकी लिख रहा हूं मैं कैपिटल्स, और ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फोर्थ मगध, देखिए ये जो मगध बता रहा हूं ये सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो एक नई डायनेस्टी खड़ी हुई, एस्टेब्लिश हुई, मौर्य डायनेस्टी, वो यहीं से स्टार्ट होती है आपकी मगध से। तो मगध एक टाइम पे बहुत ही पावरफुल हो गया था। मगध की कैपिटल थी राजगृह या फिर गिरिव्रज। ये चार हमने शुरू के बताए। पांचवा वज्जी, काशी, देखिए आप चार चार के स्लॉट में इनको बना के याद कर सकते हैं। काशी, कुरु, अंग, मगध, फिर अगले चार वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, इस तरीके से आप याद करें। वज्जी, मल्ल, चेदी एंड वत्स। कैपिटल्स देखते हैं इनकी एक एक करके। वज्जी, वज्जी का कैपिटल था कुशीनारा। इस तरीके से आपको ये सारे महाजनपद क्लियर होने चाहिए, इनकी कैपिटल्स क्लियर होनी चाहिए अच्छे तरीके से। फिर से बता देते हैं, काशी की वाराणसी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, अंग की चंपा, मगध की राजगृह, वज्जी की कुशीनारा। इस तरीके से आपको ये सारी सारी चीजें पता होनी चाहिए। वज्जी की विदेह, जहां से सीता जी रिलेटेड थी, विदेह कह सकते हैं। एंड दूसरी भी कैपिटल थी मिथिला, उनको विदेह कुमारी या मिथिलेश कुमारी बोला जाता था। मल्ल, मल्ल की कैपिटल है कुशीनारा। कुशीनारा कह सकते हो, या फिर इसका दूसरा नाम है आपका कुशावती, ये भी आप इसको बोल सकते हो। चेदी, चेदी की कैपिटल है आपकी शक्तमती। शक्तमती, या फिर इसको लोकल लैंग्वेज में सौख्तवती भी बोला जाता था। नेक्स्ट वत्स, वत्स की कैपिटल थी कोशाम्बी। तो यहां तक मैंने आपको ये 8 बता दी, अब 8 और बच रहे हैं, वो इधर आपको बता देते हैं। ये मैं जब टेस्ट लूंगा या फिर आपकी एग्जाम लगेगी, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स में, वेरी शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 9th नंबर पे आप देखिए, 9th नंबर पे नेक्स्ट आपको इधर देखने को मिलेगा कौशल। बोलते थे ना कौशल नरेश, भगवान श्री राम को कौशल। कौशल की कैपिटल मेनली क्या थी? अयोध्या। कौशल की कैपिटल मेनली थी अयोध्या, लेकिन बुद्धा पीरियड में अलग थी।
बुद्धा पीरियड जो था, बुद्धा पीरियड के दौरान नॉर्दर्न कौशल की कैपिटल अलग है और साउदर्न कौशल की कैपिटल अलग है। नॉर्दर्न कौशल की कैपिटल थी साकेत और साउदर्न कैपिटल थी श्रावस्ती। नेक्स्ट 10th नंबर पे आपका आता है इसके बाद पांचाल। कौशल पांचाल, देखिए मैं आपको बता रहा था चार चार के स्लॉट में याद करें। काशी, कुरु, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स। उसके बाद में अगले चार का स्लॉट क्या हुआ आपका? अगले चार के स्लॉट में आपका आएगा कौशल, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन। पांचाल, पांचाल भी नॉर्दर्न और साउदर्न। तो नॉर्दर्न पांचाल की कैपिटल क्या है? अहिछत्र। अहिछत्र नॉर्दर्न पांचाल की कैपिटल है एंड साउदर्न पांचाल की है, ये एसपी का मतलब है साउदर्न पांचाल, काम्पिल्य। नेक्स्ट 11th मत्स्य। मत्स्य देखो, मत्स्य कौन सा एम्पायर है जो आपका, मैं आपको बताऊं, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं जयपुर, तो जयपुर, दौसा, अलवर और एटलीस्ट भरतपुर तक जो अपन पूरा ये देखते हैं रीजन, इसको किसी जमाने में बोला जाता था मत्स्य। और इसकी कैपिटल एज यूजुअल जैसे राजस्थान की जयपुर है, तो उस वक्त इसकी कैपिटल थी विराटनगर। और मैंने राजस्थान की कैपिटल जयपुर का एग्जांपल क्यों दिया? क्योंकि जो आज का जयपुर है यही उस समय था विराटनगर, और इसको बैराठ भी बोला जाता था। नेक्स्ट 12th है आपका शूरसेन। शूरसेन की कैपिटल क्या थी? मथुरा। मथुरा या फिर सूरसेनी भी बोल सकते हैं आप इसको। तो ये हमने आपको 12, हमने इधर आपको 12 महाजनपदास बता दिए, 4 और बच रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि अपन को 4 के स्लॉट में याद करने हैं। तो देखो मैं लास्ट के 4 बताता हूं आपको, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबू। 4 और बता देता हूं। सबसे 30 नंबर पे आपका है अश्मक। अश्मक, उसके बाद में अवंती, गांधार एंड कंबोज। 4 के स्लॉट में आप याद करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। देखिए मैंने कैपिटल, अगर आपने बुक वगैरह अगर परचेज कर ली है, फिर ऑनलाइन आप ले रहे हैं, तो आपको ये कैपिटल्स वगैरह सारी देखने को मिल जाएगी। मैं ओरली आपको बोल के बताता हूं। अश्मक की कैपिटल थी पोतन। नेक्स्ट अवंती। अवंती की 2 कैपिटल थी, नॉर्दर्न अवंती एंड साउदर्न अवंती। तो नॉर्दर्न अवंती की कैपिटल थी उज्जैनी एंड साउदर्न अवंती की कैपिटल थी महिष्मति, जो कि आपने बाहुबली पिक्चर में भी इसका नाम सुना होगा। गांधार की कैपिटल थी तक्षशिला एंड कंबोज की कैपिटल थी राजपुर। तो ये हमने आपको आज 16 महाजनपद क्लियर कर दिए। और हमारा चैप्टर लेक्चर 1 के अंदर, ये लेक्चर 1 था आज, लेक्चर 1 के अंदर आपका इंट्रोडक्शन एंड महाजनपद पीरियड हमने एक तरीके से पूरा करवा दिया। लेकिन महाजनपद पीरियड किसका कंप्लीट करवाया है? इंडिया का। अभी महाजनपद पीरियड राजस्थान का देखना बाकी है। हम कोई भी टॉपिक को पढ़ते हैं पहले इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, फिर राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। तो राजस्थान के मेन मेन जंगल और जो जो भी आपके रीजन है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे। आज का आपका होमवर्क ये है कि जितना भी हमने आपको पढ़ाया है आप इसे ध्यान से सुन के लर्न करें। और ये 16 महाजनपद, ये सबसे इंपॉर्टेंट होमवर्क है कि 16 महाजनपद जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से लर्न कर लें विद द कैपिटल। इनकी मैपिंग मैं आगे चैप्टर में बताऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफी है।